आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आज के डिस्कशन में बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्नों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। बिहार पुलिस में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सब का धीरे धीरे डिस्कशन हो रहा है। आज 29/12/2019 को जो परीक्षाएं हुई थी, चालक सिपाही का परीक्षा हुआ था, उसी के प्रश्न के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप पूरी तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, इसीलिए फिर से इसको अच्छे तरीक़े से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार किसका अधिकार है? तो मतदान करने और चुने जाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यानी कि इसका संविधान में पूरी तरीके से बनना है। निर्वाचन आयोग का जो गठन है ना, 25 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। वोट देने का उम्र पहले 21 साल हुआ करता था। वोट देने का उम्र पहले 21 वर्ष हुआ करता था। 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था राजीव गांधी के शासनकाल में। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत राजीव गांधी के शासनकाल में वोट देने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वोट देते समय हम लोग पूरे तरीके से, जब हम लोगों के नाखून पे स्याही लगता है, वो स्याही लगता है AgNO3, जिसको सिल्वर नाइट्रेट के रूप में याद रखा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। हम लोगों के घर पे समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण के पीछे पेंट किया होता है काला रंग का, और समतल दर्पण के पीछे यही पेंट किया जाता है AgNO3। AgNO3 नाखून पे पूरी तरीके से लगता है वोट देने के समय, और जो हमारा दर्पण होता है, दर्पण के पीछे भी पूरी तरीके से पेंट किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 पुस्तक के बारे में दिया गया है, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम। ये तीनों पुस्तक कालिदास का ही लिखा गया पुस्तक है। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का कहानी लिखा हुआ है। शकुंतला और दुष्यंत, यानी कि दुष्यंत और शकुंतला से ही एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम है भरत, और उसी भरत के नाम पे अपने देश का नाम होता है भारत। आगे देखते हैं। ग्रीन पीस डेटा के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है? ग्रीन पीस एक संस्था है जो पूरी तरीके से पर्यावरण के उत्सर्जन पे पूरी तरीके से डाटा देती है। जैसे एक हम लोग चर्चा किए थे रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का मतलब होता था कि जितना भी हमारे क्षेत्र का, हमारे भारत के क्षेत्र या अलग अलग क्षेत्रों का जितना भी विलुप्त हो जाने वाला जीव जंतु था, उसको एक बुक में लिखा गया, उसको कहा गया रेड डाटा बुक। यानी कि हमारे घर पे क्या होता है, एल्बम होता है, तो एल्बम में पुराना तस्वीर रखा जाता है। उसी प्रकार से एक ऐसा पुस्तक तैयार किया जाता है जिस पुस्तक में बहुत सारा जीव पहले हुआ करते थे लेकिन वर्तमान में विलुप्त हो गए, इसलिए उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो ग्रीन पीस डेटा जो है पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए काम करते हैं। सर्वाधिक SO2 का उत्सर्जन भारत करता है। SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है, और अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पूरी तरीके से पीला दिखने लगता है। बैलाडीला लौह अयस्क खान कहाँ पे स्थित है? बैलाडीला लोहा का जो खान है छत्तीसगढ़ में स्थित है। रंगा नदी बांध किस राज्य में बनाया गया है? रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा हुआ करता था, याद रखिएगा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा हुआ करता था। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उदय होता है, इस बात को भी गौर करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून। पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में ही है। क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट OPD एक नवाचार है। तो OPD पूरी तरीके से जहाँ पे हम लोग अस्पताल में जाते हैं दिखाने के लिए, टिकट कटाते हैं, उसको OPD के रूप में याद रखा जाता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स विषाणु के कारण, वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। एड्स दिवस मनाते हैं हम लोग 1 दिसंबर को। एड्स से हमारा WBC खराब हो जाता है। WBC का मतलब वाइट ब्लड कार्पल्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कौन करता है? WBC करता है। और WBC का T सेल खराब हो जाता है। T सेल ही पूरी तरीक़ा से एड्स में खराब हो जाता है। एड्स होता है तो कोई भी बीमारी ठीक ही नहीं होता है। तो एड्स वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। अतुल्य भारत अभियान किससे संबंधित है? पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है। और पर्यटन का मतलब कि पूरी तरह जितने भी लोग घूमने उड़ने के लिए आते हैं, अतुल्य भारत का जो योजना चलाया गया था, ये पर्यटन से संबंधित है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। भारत में सोने का खान कोलार नामक स्थान पे है। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में। राफेल क्या है? राफेल एक विमान है, लड़ाकू विमान है। हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? फ्रांस से खरीदते हैं। राफेल लड़ाकू विमान कहाँ से खरीदे थे? फ्रांस से खरीदे थे। चिनूक हेलीकॉप्टर हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? अमेरिका से खरीदते हैं। आगे देखते हैं।
पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है और पुलित्जर पुरस्कार का संबंध अमेरिका से, यूएसए से है। इसरो के संदर्भ में UNNATI का क्या मतलब है? नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम, यानी कि छोटा छोटा, जो नैनो का मतलब बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम होता है, यानी कि छोटे छोटे सैटेलाइट के विकास करने के लिए एक योजना बनाई गई थी। इसको UNNATI यूनिटी के रूप में याद रखा जा सकता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की पद को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर का क्वेश्चन वर्तमान में पूछा गया था, 1 तारीख का जो परीक्षा हुआ था वहाँ से प्रोटेम स्पीकर का क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोटेम स्पीकर का काम यही होता है ना कि प्रोटेम स्पीकर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाया जाता है, जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होते हैं, सबसे सीनियर होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बना दी जाती है। प्रोटेम स्पीकर का शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। जितना भी मंत्री, जितना भी संसद लोग, जितना भी विधायक लोग चुन के जाता है, उन सब लोगों को शपथ दिलवाने का काम प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। भूकंप की शक्ति का परिणाम किस में मापा जाता है? तो भूकंप रिएक्टर पैमाना पे मापी जाती है। भूकंप जहाँ से उत्पन्न होती है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप जहाँ से उत्पन्न होती है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। जैसे भूकंप मान लीजिए कि यहाँ से निकला, तो इस वाले पॉइंट को, ए वाले पॉइंट को बोलेंगे अधिकेंद्र, और यहाँ पे पूरी तरीक़े से पहुँचा इसको बोलेंगे फोकस। ऊपर वाले को बोलते हैं फोकस बोला जाता है ऊपर वाले को, और नीचे वाले को अधिकेंद्र के रूप में याद रखा जाता है। ए वाले को बोलेंगे अधिकेंद्र और बी वाले को बोलेंगे फोकस। भूकंप मापने का यंत्र क्या है? रिएक्टर स्केल। कम्बाला एक त्यौहार है, कम्बाला एक त्यौहार है, पूरी तरीक़े से भैंसे का दौड़ होता है उस त्यौहार में। सोडियम बाइकार्बोनेट हम आपको बताए थे, बेकिंग सोडा का मतलब खाने वाला सोडा, अगर खाना होगा तो हमको खरीद के खाना पड़ेगा, तो बाई का मतलब खरीदना, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का मतलब खाने वाला सोडा। प्राचीन भारत में निस्क क्या हुआ करता था? प्राचीन भारत में निस्क जो था ना, वो गला का हार था। गला में पहनने वाला जो गला का हार था उसको निस्क के रूप में याद रखा जाता है। बाद में ये सिक्का के रूप में पूरी तरीक़े से बन गया। प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में निस्क का क्या संबंध है? निस्क सोना का आभूषण था जो गला में पहनने का हार हुआ करता था, और बाद में निस्क का मतलब पूरी तरीक़े से सिक्का के रूप में उसको माना जाने लगा। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? फ्लोराइड जब ज़्यादा होगा तो दांत में क्षरण हो जाता है, फ्लोराइड से दांत चढ़ने लगता है, हड्डी पे बीमारी हो जाती है। हड्डी की बीमारी के लिए विटामिन डी हम लोग पढ़े थे, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है बच्चों में। जब आदमी जवान हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स। जब जवान होइएगा तो ऑस्टियोमलेशिया, जब बुजुर्ग हो जाइएगा, बूढ़ा हो जाइएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया में हड्डी मुलायम हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी भंगुर हो जाता है, एकदम चुरचुरा हो जाता है। आदमी, बूढ़ा आदमी जब गिरता है तो चोट लग जाता है, टूट जाता है हड्डी। हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हाँ, मानव शरीर में हड्डी की संख्या 206 से 208 तक है। पूरे कपाल तंत्रिका में हड्डी की संख्या 28 होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं चेहरा के बारे में, तो चेहरा में हड्डी की संख्या 14 होता है, कपाल में हड्डी की संख्या 8 होता है, कान में हड्डी की संख्या 3 होता है, और इस कान में पूरी तरीक़े से 3 होता है। 14, 8, 22, 3, 25 और 3, 28। एक हड्डी होता है टॉन्सिल में, तो कभी कभी कपाल तंत्रिका में 28 हड्डी देता है, कभी कभी 29 हड्डी देता है। ऑप्शन के अनुसार आपको मारना है। इसके ऊपर जितना भी पार्ट है उसको कपाल तंत्रिका कहा जाता है। इसको पूरी तरीक़े से ब्रेन के रूप में याद रखेंगे। कपाल में कितना हड्डी? 8, चेहरा में कितना हड्डी? 14, कान में 3 और एक कान में 3, पूरा हड्डी की संख्या 28। अगर टॉन्सिल का हड्डी मिलाते हैं तो 29 हड्डी पूरी तरीक़े से बन जाता है। डोकलाम विवाद किन देशों के मध्य है? डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच में एक समझौता किया गया था 1954 में। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था नेहरू जी के शासनकाल में। पंचशील समझौता का संबंध किससे है? याद रखिएगा, पंचशील समझौता भारत और चीन से ही संबंधित है। इस बात को थोड़ा सा गौर करना है। 1954 में किया गया था। क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पे, लाहौर रावी नदी के तट पे ही बसा हुआ है। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे नेहरू जी के द्वारा झंडा फहराया गया,
और उसी उपलक्ष्य में नेहरू जी बोल दिए थे कि 26 जनवरी को कुछ ना कुछ हम लोग यादगार के रूप में करेंगे, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को अपने भारत का संविधान लागू किया गया। यानी कि 26 जनवरी का जो याद है, कब का याद है पूरी तरीक़ा से, तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर अवस्थित है। जम्मू कश्मीर को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? जम्मू कश्मीर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कंसीडर हुआ। बिजली के बल्ब बनाने में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। जब बिजली का बल्ब जल रहा होता है तो उस टंगस्टन का तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का अधिकतम तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब बिजली का बल्ब जल रहा होता है टंगस्टन का गलनांक टंगस्टन का तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट, हम लोग बात किए थे राफेल के बारे में। राफेल हम लोग लिए थे फ्रांस से, चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ से लिए थे? अमेरिका से। बराक 8 मिसाइल का जो हम लोग प्लान बनाए थे इजराइल से मंगाए थे, यानी इजराइल से ही बराक 8 मिसाइल हम लोगों के पास आया था। मिसाइल 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। मिसाइल 2 प्रकार का होता है। एक मिसाइल का नाम है क्रूज मिसाइल और एक का नाम है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल अगर हम लोग छोड़ेंगे, मतलब यहाँ छोड़ेंगे, तो क्रूज मिसाइल यहाँ आके पूरी तरीके से मार देगा, यानी कि पूरी तरीके से पैरेलल आता है। क्रूज मिसाइल पूरी तरीक़े से पैरेलल गति में मापता है। फिर से समझिए, एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को बी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो छोड़ने का तरीका है वो परवलयाकार होता है। अगर हम लोग यहाँ से मिसाइल छोड़ते हैं ए से, तो मिसाइल बी पे जाके मारेगा, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो आकार होता है, बैलिस्टिक मिसाइल की जो दूरी होती है परवलयाकार होता है। और क्रूज मिसाइल पूरी तरीके से समानांतर छोड़ता है। अगर यहाँ हम लोग पूरी तरीके से ए बिंदु पर छोड़ते हैं तो अपना फिर आके पूरी तरीके से बी पर मार देगा। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की जो रास्ता होता है, दूरी होता है, परवलयाकार रूप में होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन सा रीट सिर्फ न्यायालय और अर्धन्यायिक निकायों के लिए दिया जाता है? प्रतिषेध। 5 प्रकार के रीट जारी करने की व्यवस्था है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32, संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। लेकिन जब भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। तो प्रतिषेध नामक जो रीट है ना, ये केवल न्यायिक न्यायालय के लिए ही पूरी तरीके से बात किया गया। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो, और सुप्रीम कोर्ट में आप केस करिएगा अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 को ही B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन है? मृत सागर। एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन है? मृत सागर है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग बात किए थे कि हमारे और वातावरण के बीच आपसी संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक A.G. टांसले को माना जाता है। पारिस्थितिकी नामक शब्द दिए थे हैकल नामक वैज्ञानिक। पारिस्थितिकी शब्द हैकल नामक वैज्ञानिक दिए थे। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक A.G. टांसले और भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। ठीक, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, यानी कि पूरी तरीक़ा से ए के पास ए के बाद बी को जाएगा, बी को सी के जाएगा, यानी कि पूरी तरीक़ा से सीक्वेंस में ही पूरी तरीक़ा से जाता है। याद रखिएगा कि ऊर्जा का प्रवाह हम लोग पढ़े थे। अगर मान लीजिए कि ये उत्पादक हुआ, प्राथमिक उत्पादक फर्स्ट के रूप में यहाँ देख लिए, सेकंड के रूप में यहाँ देख लिए, इसको थर्ड के रूप में देख लिए। अब क्या होगा, अगर फर्स्ट वाले को सेकंड वाला खाता है तो फर्स्ट वाले का 10% ही एनर्जी इसके पास आएगा। सेकंड वाले को थर्ड वाला खाता है तो सबका 10% एनर्जी ही पूरी तरीके से ट्रांसफ़र होता है। इस बात को भी थोड़ा सा गौर करना है। इस बात को बताए कौन थे? लिंडमान नामक एक वैज्ञानिक, उनका पूरा नाम था लिंडमान नामक वैज्ञानिक बताए थे कि प्राथमिक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेला का कब प्रारंभ किया जाता है? सोनपुर मेला कार्तिक के पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक के पूर्णिमा से शुरू हो जाती है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौटिल्य किस राजा के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य का मतलब चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य का 3 नाम हुआ करता था, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। धनानंद नाम का एक राजा हुआ करता था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। ये सारा सिस्टम कहाँ से चल रहा था? मगध से चल रहा था। मगध का मतलब पटना और राजगीर को याद रखिएगा। मगध साम्राज्य में एक धनानंद नामक राजा हुआ करता था। धनानंद का संबंध नंद वंश से है। नंद वंश का राजा का नाम था महापद्म नंद और नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद। धनानंद को पराजित करके कौटिल्य के सहयोग से
चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। लेकिन नंद वंश के बाद किस वंश का शासन होता है? तो मौर्य वंश का शासन होता है। और मौर्य वंश की स्थापना कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार। और बिंदुसार को दो बेटा हुआ, एगो बेटा का नाम था अशोक और दूसरे का नाम था सुसीम। बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय से, आजीवक भी एक प्रकार का संप्रदाय हुआ करता था, धर्म हुआ करता था। और अशोक पहले अलग धर्मों को मानता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध होता है और कलिंग युद्ध होने के बाद अशोक बौद्ध धर्म को धारण कर लेता है। बौद्ध धर्म धारण करवाने वाला व्यक्ति का नाम उपगुप्त नामक व्यक्ति होता है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दे देता है। अशोक को एगो बेटा एगो बेटी होता है। अशोक के बेटा का नाम है महेंद्र और बेटी का नाम है संघमित्रा। अशोक अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजता है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से। इसको बनवाने का काम अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक को प्रदर्शनी के रूप में भी हम लोग याद रखा जाता है। बिहार द्वारा का पूछा है कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा ही पूरी तरीक़ा से बनवाया गया था। क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक का लेख लिखा था? पुस्तक लिखे थे भगत सिंह। लेकिन मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ ये पुस्तक किसने लिखा था? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का टाइटल भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर को हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी किया गया था? मोदी जी गए थे एक बार, पूरी तरीके से अमेरिका गए थे। द हाउडी मोदी एक व्यवस्था किया गया था। हाउडी मोदी ह्यूस्टन नामक शहर पे किया गया। ह्यूस्टन नामक शहर में हाउडी मोदी किया गया था। और जब भारत में डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो नमस्ते ट्रंप करके एक योजना चला था। मोटेरा स्टेडियम जो पूरी तरीके से गुजरात में है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का वर्तमान में नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। मोदी जी जब गए थे अमेरिका तो हाउडी मोदी कार्यक्रम से उनका स्वागत किया गया। ह्यूस्टन नामक शहर में किया गया था। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने भारत में आता है तो नमस्ते ट्रंप करके उसका स्वागत किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात में। साबरमती नदी के तट पे अहमदाबाद स्थित है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उसका स्वागत किया गया था। किस स्थान पर रॉयल बंगाल पाया जाता है? बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन डेल्टा याद रखेंगे। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन की अधिकता होती है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में ही मिलता है और वहीं पे बंगाल टाइगर मिलता है। किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं? दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की जाती है। कौन सा वास्तविक मीन है, यानी कि वास्तविक मछली कौन सा है? मछली का ना कुछ फल्स मछली के रूप में याद रखा जा सकता है। नाम होगा मछली लेकिन वास्तव में वो मछली नहीं होता है। यानी कि पूरी तरीके से एक सांप होता है ना, उसको हम लोग सांप नहीं मानते, मछली की तरह मानते हैं। कुछ चीज़ है कि हर चमकता हुआ सोना नहीं होता, उसी प्रकार से हर मछली के नाम वाला मछली नहीं होता, लेकिन डॉग फिश को मछली के रूप में याद रखा जाता है। क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि हर चमकता हुआ सोना नहीं हो सकता। तो हर चीज़ जो इसमें नाम लिखा होगा फिश, अगर मान लीजिए कि लिखा होगा कैट फिश, तो कैटफिश मछली के रूप में याद रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसा नाम आपको मिलेगा जो लिखा होगा फिश के रूप में लेकिन वास्तविक में वो मछली नहीं होता है। तो कुत्ता मछली, डॉग फिश वास्तविक मछली के रूप में इसको याद रखेंगे। कभी इसका टॉपिक हम आपको कराएंगे तो और भी रिकॉल होगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक अपने महात्मा गांधी। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप का संबंध किस राज्य से है? अपने बिहार से है। भारतीय नेवी की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप अपने बिहार की थी। किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरपिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वेटरपिन पुरस्कार पीटी उषा को दिया गया था। पीटी उषा धावक थी, अभी भी वर्तमान में हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना है? इसका फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है 12 mv²। v का मतलब होता है वेग, आपको दिया है वेग दुगुना, यही तो दिया हुआ है। हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे हाफ का कोई मतलब नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं दिया हुआ है, आपको मतलब है पूरी तरीके से वेग से। तो वेग 2 दूना 4, यानी कि वेग हमारा कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर वेग दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि दुगुना के रूप में इसको याद रखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन।
बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन शुरू होता है? बंगाल विभाजन 1905 में होता है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन होता है और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की पूरी तरीके से शुरुआत हो जाती है। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हो जाती है। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब यूएनओ। यूएनओ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना किया गया था और यूएनओ के लिए हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 7 अप्रैल, फिर से सुन लीजिएगा, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत के राज्यों में कौन सी पेड़ की जड़ों से बने पुल का प्रयोग करते हैं? जीवित जड़ पुल एक नाम से पुल है, यानी कि भारत के राज्य मेघालय में पेड़ के जड़ से यानी कि बहुत लंबा पेड़ होता है और वो पेड़ का जड़ आसपास में पूरी तरीके से फैल जाता है, तब पुल की तरह से निर्माण हो जाता है। जैसे हम लोग बांस काट के पुल बनाते हैं ना नहर उहर में, उसी प्रकार से पेड़ के जड़ से पुल बन जाता है, उसको जीवित जड़ पुल कहा जाता है। और ये पुल मिलता कहाँ पे है? मेघालय में मिल जाता है। आसान भाषा में समझ लिए। कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य कौन थे? उदारवादी और उग्रवादी दो प्रकार के नेता थे। उदारवादी का मतलब लिबरल विचारधारा के, नरम विचारधारा के, नरम दल के मतलब, और गरम दल में अपने भगत सिंह हुआ करते थे। तो उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सदस्य बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का संबंध पारसी धर्म से था, इस बात को भी याद रखिएगा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बायोवृद्ध पुरुष के रूप में इनको याद रखा जाता है। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका कनाडा में मिल जाती है। इनके घर को इग्लू कहा जाता है और इग्लू बर्फ़ के घर को कहा जाता है। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका कनाडा में निवास करती है। इनके घर को इग्लू कहा जाता है। इग्लू बर्फ़ के घर को ही कहा जाता है और इन लोग बर्फ़ के घर में बना कर आता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के पूरी तरीके से सहायता करता है। काजिंद एक अभ्यास है, युद्ध अभ्यास का क्वेश्चन भी पूरी तरीके से आपसे पूछा गया था, हर बार पूछा है, अभी भी पूछा है और पहले भी पूछा था, आपको करंट के दृष्टिकोण से कराएंगे। तो काजिंद एक अभ्यास है, तो युद्ध अभ्यास है काजिंद, याद रख लीजिएगा। कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो भारत में उत्तर में अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार ये आपको मिला होगा। अरावली की पहाड़ी के बारे में कुछ क्वेश्चन बताते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत के रूप में अरावली को याद रखेंगे। अरावली पर्वत का विस्तार भारत के 3 राज्य में है, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट कितना है? 1722 मीटर। गुरु शिखर की हाइट कितना? 1722 मीटर। अरावली पर्वत के बारे में अगर हम बात करेंगे, अरावली पर्वत के पूरब से बानस नदी निकलती है। अच्छा सुन लीजिए, बानस नदी निकलती है और पश्चिम से निकलती है लूनी नदी। अरावली पर्वत के पश्चिम से लूनी नदी और माही नदी, लूनी नदी और माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अरावली पर्वत का विस्तार भारत के 3 राज्य में, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, हाइट 1722 मीटर। अरावली पहाड़ी के पूरब से बानस नदी निकलती है और पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के दलदल में विलीन हो जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा रोग में रक्त शर्करा बढ़ जाता है? डायबिटीज़ में, चीनिया बीमारी में हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन हार्मोन सहायता प्रदान करता है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय से होता है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला प्रवचन को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है और पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ पे? बनारस में स्थित है। बनारस गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था, यानी गांधी जी के जन्म के अवसर पे स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन का लोगो देखिएगा तो गांधी जी के चित्र पे स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, स्वच्छ और भारत लिखा हुआ है। इस बात को थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, इसी सिंबल से आपको याद रख लेना।
विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। सतत विकास का मतलब लगातार विकास हो, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रख के अगर हम लोग विकास करते हैं तो उसको धारणीय विकास, सतत विकास के रूप में याद रखा जाता है। बिहार दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को। 22 मार्च 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया था और उसी उपलक्ष्य में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च और अपना बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसीबल होता है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसीबल होता है। मशरूम एक प्रकार का कौवा का उदाहरण है और सर्वाधिक प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है लोथल गुजरात में स्थित है। इसलिए प्रसिद्ध है, लोथल के पास बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह को गोदीवारा कहा जाता है। लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम के कीट के पालन से है। भारत में किस संगठन को साधारणीय विकास लक्ष्य की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया? पहले एक संस्था हुआ करता है योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। ठीक, परमानेंटली प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग रखा गया। नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। नीति आयोग के अध्यक्ष ही भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, इस बात को गौर कर लीजिएगा। पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? पलासी का युद्ध 1757 में 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का मैदान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर बना था। ये क्वेश्चन करंट का है, छोड़ दीजिए। टोडा जनजाति कहाँ पे? नीलगिरी में। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है, खास करके तमिलनाडु में। नीलगिरी के बारे में क्वेश्चन पढ़े थे कि पूर्वी घाट यानी कि ईस्ट वाला और पश्चिम, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा हुआ करता था। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है, खास करके कहाँ पे? तमिलनाडु में निवास करती है। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा पुस्तक है। प्रसिद्ध कृति प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि किस प्रकार का रूल बनाया है भारत के लिए, यानी ब्रिटिश के रूल के कारण, ब्रिटेन के नियम के कारण हमारा भारत का लोग गरीब हो रहा है। यानी कि सबसे पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जो भारत के लोगों का प्रति व्यक्ति आय मापे थे, यानी किन किन लोगों के पास कितना इनकम होता है वो मापने वाले पहले व्यक्ति का नाम था दादा भाई नौरोजी। जब ये मापे थे उस समय भारत के लोगों के पास 20 रुपया आमदनी हुआ करता, नहीं प्रति व्यक्ति आय भारत के पास कितना रुपया था। और इसी पुस्तक में उसको उन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था, बताया था कि भारत का पैसा अंग्रेज की नीति के कारण किस प्रकार से ब्रिटेन में जा रहा है। बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो चांग-ई 4। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? चांग-ई 4 नामक था। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ताजमहल की सफेदी कम होने के कारण, सबसे पहला क्वेश्चन जब हम आपको बता रहे थे कि ग्रीन पीस के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया था कि भारत सर्वाधिक SO2 का उत्सर्जन करता है। SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा होने के कारण ही ताजमहल का रंग पूरी तरीके से पीले पड़ने लगा और पीला पड़ने की घटना को स्टोन कैंसर कहा गया, पीला पड़ने की घटना को। रुधिर में क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। ब्लड में RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। RBC का काम होता है ना कि शरीर में रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाना। WBC का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। हम लोग पढ़ रहे थे एड्स के बारे में कि एड्स जब होता है ना तो WBC खराब हो जाता है। WBC का मतलब ही होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, लेकिन रोगों से लड़ने का क्षमता डेवलप करता है कौन? WBC ही खराब हो जाएगा तो कोई भी बीमारी हमको होगा तो वो पूरी तरीके से हमारा लड़ नहीं पाएगा बीमारी, और हम अंततः पूरी तरीके से बीमारी से हार जाते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है शरीर के रक्त को थक्का जमा के रखना पूरी तरीक़ा से। जब डेंगू बुखार होता है तब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 बन जाएगा। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा करके दिखाता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा करके दिखाता है। एग्जाम्पल से समझिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पीछे से बहुत बड़ा बड़ा ट्रक आ रहा है, उस ट्रक को छोटा करके आपके आईना में दिखा दिया, यानी कि उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा दिखाता है। दाढ़ी बनाने जाते हैं तो दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि आपका दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखेगा, उसको बनाने में सुविधा होगा। आँख, कान, नाक और गला का डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है ताकि उसको बड़ा बड़ा दिखेगा और वहाँ से वो बीमारी को पकड़ने का काम करेगा। तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल, आँख, कान, नाक, गला के डॉक्टर के पास अवतल, हजामत बनाने के लिए अवतल, गाड़ी के साइड मिरर में खाली उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? हम लोग बात किए थे जैव विविधता की। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के रूप में याद रखा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। विविधता होता क्या है? तो भारत विविधताओं का देश है। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत विविधताओं का देश है। जैव विविधता का मतलब कि किसी खास स्थान पे जीवों की जितनी अधिक विविधता होगी, जीव में पर्यावरण भी आ सकता है, वनस्पति भी आ सकता है, पेड़ पौधा भी आ सकता है और जानवर भी आ सकता है। सबको मिला के किसी खास स्थान पे कितने अलग अलग प्रकार के जीव, जंतु, वनस्पति पाए जाते हैं, कितने वैरायटी के चीज़ पाया जाता है, उसी वैरायटी को विविधता कहा जाता है। और भारत की विविधता को जोड़ने का काम भारत का रेल करता है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है, बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के विविधताओं को जोड़ने का काम भारतीय रेल करता है। यानी कि भारतीय रेल में अलग अलग जगह का लोग चढ़ता है, अलग अलग भाषा के लोग चढ़ता है, उसी को विविधता के रूप में तरह से याद रख पाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, एम्पियर किसकी मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और विद्युत धारा मापने का एक यंत्र होता है आमीटर। आमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है, जो मशीन है, उसको आमीटर कहा जाता है। आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। घर का जो वायरिंग होता है वो समानांतर क्रम में होता है। बिहार पुलिस में क्वेश्चन 1 तारीख को पूछा गया था कि हमारे घर के भीतर का वायरिंग किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में होता है। फ्यूज जो हम लोग लगाते हैं, फ्यूज श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जितना भी सुरक्षा का उपकरण होगा सब श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फ्यूज श्रेणी क्रम, एमसीबी श्रेणी क्रम। और एमसीबी का मतलब क्या होता है? कभी कभी एमसीबी का मतलब मेन सर्किट ब्रेकर ऑप्शन में रहता है, तो आप मार के चले आते हैं। जैसे एटीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप कोई बोलता है एनी टाइम मनी, लेकिन एनी टाइम मनी इसका आंसर नहीं होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म, इसका मतलब मेन सर्किट ब्रेकर नहीं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा और किसली दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कूनो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अपना, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।